नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं यानी कि जो एग्ज़ाम के बाद या रिज़ल्ट, इसको लेकर बच्चों में बहुत अधिक तनाव रहता है। सामाजिक दबाव है या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे के लिए भी और माता-पिता के लिए भी। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यानी डॉक्टर सुश्रा तिवारी राजकीय चिकित्सालय में मनोचिकित्सक पद पर तैनात डॉक्टर सिद्धांत माथुर जी। बातचीत करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार गणेश जी, मेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने थैंक यू। सबसे पहले हम यही सवाल करते हैं कि जो बच्चों में जो स्ट्रेस है या जो एग्ज़ाम को लेकर होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट को लेकर होता है, इसमें रिजल्ट की परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो आखिर ये स्ट्रेस क्यों पैदा हो रहा है समाज में, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? जी गणेश जी, बहुत अच्छा सवाल आज आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है और मैं चाहूँगा कि हम इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में देखें। सबसे पहले स्ट्रेस की अनेक प्रकार की वजहें होती हैं, एग्ज़ाम उनमें से बस एक है, ठीक है। और बचपन की जो उम्र होती है या जो बढ़ती उम्र होती है, उसमें अक्सर छोटी छोटी चीज़ें भी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती हैं और हम छोटी छोटी परेशानियों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा भावुक महसूस करते हैं। बिल्कुल। एग्ज़ाम स्ट्रेस एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे बच्चे को अपने आप को प्रूफ करना होता है या अपनी कितना वो सक्षम है किसी कार्य को लेकर के, उस बात का प्रमाण देना होता है। तो हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब किसी भी आदमी को अपने व्यक्तिगत तरीके से कि वो किसी काम में अच्छा है उसका प्रमाण देना पड़ता है, तो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है, सोच के कि अगर मैं नहीं दे पाया तो क्या मेरे आसपास वाले लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवार वाले, मेरे स्कूल के टीचर्स, क्या वो मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे या मेरे पे वैसे ही प्यार देंगे जैसे वो अब तक दे रहे हैं। तो ऐसे के सिनेरियो में हमें ये समझना पड़ेगा गणेश जी कि माँ बाप की उम्मीदें या परिवार की उम्मीदें जो बच्चों से लगाते हैं, दोस्तों का आपस में कंपटीशन और स्कूल वालों का थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस जितनी है उससे ज़्यादा बताना कि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इतना परसेंटेज लेकर के आएँ। या आजकल जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि शहर के बड़े बड़े स्थानों पे जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि ये बच्चा इतनी रैंक लेकर के आया, ये बच्चा इतने नंबर या स्कोर लेकर के आया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के दिमाग में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनको इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो बच्चों के दिमाग पे एक बड़ा प्रभाव डालती है। जिसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक्टर या कल्प्रिट मैं इस केस में कहूँगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, माँ बाप भी और बच्चे भी अपना छोटा छोटा अचीवमेंट या अपनी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें उन्होंने कुछ अच्छा किया है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अब होता क्या है, उन पोस्ट को देख करके जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करने में असफल रहे या फिर जिन लोगों को उसमें नहीं कर पाए, उस लेवल की सक्सेस नहीं, देखिए हर बच्चा सक्सेसफुल होता है। इसमें जब वो बच्चे इन बच्चों की सफलताएं को देखते हैं तो वो अंदर से थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि हम इनके जितने अच्छे नहीं हैं या हम इनके जितने बढ़िया काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनकी सेल्फ एस्टीम, जो उनकी आत्मनिर्भरता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो जब लो कॉन्फिडेंस बच्चा महसूस करता है तो बच्चा बाहर निकलने से कतराता है, थोड़ा घर में सहमा सहमा रह जाता है कि मैं स्कूल जाऊँगा। मतलब उसके ये लक्षण दिखने लगते हैं। जी सर। अब बच्चे को लगता है अगर मैं स्कूल गया तो मुझसे लोग पूछेंगे तेरे कितने नंबर आए थे, उस सब्जेक्ट में तूने कैसा परफॉर्म किया, इस स्पोर्ट्स में तूने कैसा परफॉर्म किया। ऐसे में बच्चा कतराने लग जाता है क्योंकि उसका अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको लो हो चुका होता है। जी। तो हमें अक्सर देखने को मिलता है ऐसे बच्चे थोड़ा अकेले अकेले रहने लग जाते हैं, कम बातचीत करते हैं, क्लास में सवाल पूछने से डरते हैं कि अगर मैंने सवाल पूछा तो लोग मुझे देख करके क्या सोचेंगे, ठीक है। माँ बाप को बताने से कतराते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ आ रही है पढ़ाई करने में या फिर किसी भी चीज़ में। तो ये सारे लक्षण हमें धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। जी, इसमें कौन सी जो मानसिक विकार है, क्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है? कई जो सुसाइडल जो टेंडेंसी है ये भी देखी गई है इसमें। देखिए, मानसिक बीमारी के लिए हमें सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो टीनेज वाला एज होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज होता है जिसमें दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में आदमी को नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और गलत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो अगर इस एज में कोई आदमी ऐसा सीख जाता है कि मुझे इस संसार में, इस दुनिया में प्यार पाने के लिए या रिस्पेक्ट पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मुझे कोई आकर के बोलेगा कि शाबाश बेटा तुमने कोई अच्छा काम किया है,
तो ये चीज़ आने वाली ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालती है। बिल्कुल। तो जो लोग इस एज ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं वो आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसते हैं। पर जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या जिनके पेरेंट्स उनसे नाखुश रहते हैं, जिनके स्कूल टीचर्स उनसे नाखुश रहते हैं, वो लोग अक्सर ये बात उनके मुंह पे यानी कि हमेशा एक नेगेटिव माहौल, नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाए रखते हैं। हाँ जी। जो उसके सारे सिस्टम को, यानी कि उसके जी, तो बच्चे को वो मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, अंदर से हिला कमजोर देता कर देता है। है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके समाधान को लेकर। क्या किसका क्या रोल होना चाहिए, चाहे पेरेंट्स का हो, बच्चे का हो, सोसाइटी का हो या फिर टीचर्स का हो? हम एज ए मनोवैज्ञानिक के तौर पर, मनोचिकित्सक के तौर पर आप क्या देखते हैं कि इसका सामना हम कैसे करें? जी, अब इससे निर्भर करता है कि हमें कौन सा मानसिक विकार या समस्या देखने को मिल रही है। हर समस्या का अपना अलग इलाज है और इलाज करने का तरीका है। कॉमन समस्याएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारियां हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक बच्चे का सोचने का तरीका, एक माँ बाप का या समाज का सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, हमने जितनी इम्पोर्टेंस छोटी छोटी चीज़ों को दे रखी है, जैसे 9, 10, 11, 12 के नंबर, बोर्ड्स के नंबर, नीट एग्ज़ाम की परीक्षा, तो हम बच्चे के दिमाग में ऐसा भर देते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक कच्चा घड़ा है। आप उसको जैसे ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। सबसे पहले तो किसी भी आसपास उसके माँ बाप का, परिवार का रोल है कि हम उसको वो कॉन्फिडेंस देने में हेल्प करें कि अगर इस बार आपके नंबर ख़राब रहे या इस बार आप असफल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली बार भी असफल रहे। आप अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमारा प्यार देने का जो तरीका है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल से मेरा मतलब है कि प्यार को हमें तोलना नहीं चाहिए। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ ला के देंगे, ये गिफ्ट ला करके देंगे, या तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें इतना प्यार या इतनी तारीफ़ देंगे। प्यार और तारीफ़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों क्या, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, बट आज हम बच्चों की बात करेंगे। तो बच्चे को ये बताना कि बेटा मैं तेरे पे प्राउड हूँ, तुमने जितना भी किया, मैं उसको लेकर के मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। दूसरों के आगे अपने बच्चों की जब बच्चे सुन रहे हैं तो तारीफ़ करना कि अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक इस चीज़ से बच्चा को नज़र आता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे माँ बाप भी मुझ पर प्राउड हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो हम अक्सर बच्चों की कमियाँ ज़्यादा डिस्कस करते हैं और उसके अचीवमेंट्स का। तो इसका मतलब इसमें पेरेंट्स भी और टीचर दोनों शामिल हैं सर, पूरा समाज शामिल है। फिर उसको सोसाइटी जोड़ दें वहाँ पे हम अभी। हाँ जी, कहीं ना कहीं सामाजिक सोच है जी। पेरेंट्स जब मीटिंग होती है, आपने बताया ना, उसमें दोनों जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स भी वही बात करते हैं, टीचर भी उतनी कमियाँ, लेकिन जो उसकी अच्छाइयों की बात होती है वो कम से कम होती है। वो कम से कम होती है। एक दूसरे पे दोष देने का मैंने खुद अनुभव किया है। एक दूसरे पे दोष दिया जाता है, पेरेंट्स देंगे टीचर पे, टीचर देंगे पेरेंट्स पर। जी, अब बहुत सही बात आपने यहाँ पे पकड़ी। तो टीचर्स को या पेरेंट्स को जब वो आपस में बैठते हैं तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि वो चीज़ें प्रमोट करें जिसमें बच्चा अच्छा बहुत अच्छा कर रहा हो और अच्छा करने की उसमें संभावना बनी हुई है। पर वो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ये तो वो कर ही रहा है, ये तो वो कर ही लेगा। वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? जिस चीज़ में उसको तकलीफ, कमजोरी है, उसी पे बार बार फोकस करें। और बच्चे को भी बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि हाँ हमें पता है तुमने उसमें अच्छा किया, पर ये तो नहीं हुआ, पर ये तो तुम नहीं कर पाए। तो बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही मेहनत करूं, अगर जितनी मर्जी मैं कहीं मेहनत करूं तो उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं कमियां निकाल करके बाद में दोष दे ही दिया, मिलना ही है। तो बच्चा भी मेहनत करने से कतराता है, क्योंकि फ़ायदा अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा बच्चे को वहाँ पे, तो वहाँ मेहनत करने का फ़ायदा। जब ये स्थितियाँ हो जाती हैं, उसके पास जाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि कई बार सोसाइटी में एक स्टिग्मा कह सकते हैं अभी भी है। हालांकि अब बहुत लोग मनोचिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं, लेकिन अब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कब उनको चले जाना चाहिए मनोचिकित्सक के पास या अपने संबंधित व्यक्ति के पास? देखिए जी, हमें विकसित देशों की तरफ देखना है। जो अमेरिका, यूके, यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास या मनोचिकित्सक के पास इसलिए नहीं जाते कि उनको मानसिक बीमारी है। बिल्कुल, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी उनसे बात करने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक आदमी है जिसको आइडिया है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर हमें आगे आने वाले टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करना है किसी भी एस्पेक्ट पे, तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं।
तो वो लोग प्रोएक्टिव होकर के ये डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।